सो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। टुडेज लेक्चर इज अबाउट प्रियम्बल। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है वैसे। आपने तो एक बार पढ़ा भी है, अब थोड़ा सा और अच्छे से समझ जाएंगे। हाँ, मेंस में कम है बट प्रियम्बल प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोनों के लेवल से देखो, मेंस में क्या है कि पूछता है मेंस में भी, बट इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रियम्बल कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं, पूरी पॉलिटी पढ़ो तो प्रियम्बल हो जाना है। ठीक है। और अगर आप प्रियम्बल अच्छे से पढ़ लेते हो तो पूरी पॉलिटी मैक्सिमम हो जाती है, अगर सही समझ के हर एक पॉइंट को समझ के हम करें तब। ठीक है, तो प्रियम्बल एक जस्ट वो है, एक आप उसमें कह सकते हो चीज़ों को लेकर कि एक इंडेक्स है, जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था, इंडेक्स है। डिस्कशन करने की बात है, बस थोड़ी सी और समझने की बात है। इंफॉर्मेशन है बेसिकली पूरी उसकी कंप्लीट, उसकी देखी जाए तो। ठीक है। बाकी इसमें ऑलरेडी कल भी हमने फीचर्स में देखा तो ऑलरेडी उसमें चीज़ें थी, तो वही है, और कुछ ऐसा खास तो जो भी है सारे सब्जेक्ट वैसे ही हैं, सभी का रोल अलग अलग है, तो आता ही कितना है, सो थोड़ा बहुत पढ़ना है आपको। जस्टिस जोड़ दोगे तो जिस वहाँ से आ जाएगा, जुडिशरी सिस्टम जुड़ जाएगा, तो वहाँ से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देता है, बस इतना ही है। ठीक है। चलो, तो आज हम इसमें थोड़ा सा मे बी प्रियम्बल। व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल को अगर हम ठीक से समझे, बेसिकली आई टोल्ड यू यस्टरडे कि दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेसिक प्रिंसिपल है, आइडियल है, स्ट्रक्चर है। ये क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ये हमें बताता है कि हम कैसे हैं एक्चुअली। सो यहाँ से सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द प्रियम्बल। इंट्रोडक्शन इसका देखें, जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन। सो एक मैंने छोटा सा इंट्रो दिया कि प्रिंसिपल्स है, लेकिन हमें और भी इसमें जानने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल की, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, ये एक ऐसा एक सिग्निफिकेंस अपने साथ रखता है कि ये अगर देखा जाए तो एक आर्टिकुलेशन है, ये फिलॉसफी अगर इसके अंदर देखा जाए तो पूरी कंप्लीट कोर वैल्यूज दी है। प्रियम्बल इज द कोर वैल्यू दैट नेशन इंस्पायर्स टू अपहोल्ड, जो चीज़ें हैं एस्पायर्स। और बात करें इसमें कि एक फिलॉसफी है, एक इसमें कोर वैल्यूज हैं जो हमारे ह्यूमन को, एक फंडामेंटल राइट्स को, जो सिटीजन्स को प्रोवाइड कराता है, और जो हमारी एक नेशन की अपनी एक वैल्यू बताता है, दैट इज द ऑल्सो। तो बात यही तो है कि इस नेशन की जो चीज़ों को है उसको ऐसा होल्ड करके रखा है नेशन। जैसे मैं हूँ, अगर अच्छे संस्कार मिले हैं, सिंपल सी बात है, या आप हैं, तो लोग कहते हैं ना कि ये अपने फादर की अपनी लेगेसी चला के चला रहा है। और इनका एक यही इसका सबसे बेस्ट पॉइंट है कि ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं, मतलब एक कोर वैल्यू है उस संस्था की, उस इंस्टीट्यूशन की, उस फैमिली की। सेम ऐसे ही कि प्रियम्बल अगर कोई पढ़ता है, हमारा किसी भी कंट्री का पर्सन हो, अगर वो हमारे प्रियम्बल की बात करता है, जैसे वो प्रियम्बल पढ़ेगा, दे कैन अंडरस्टैंड अबाउट द कोर वैल्यू ऑफ द नेशन, हाउ आर नेशन इज आर नेशन, कैसे हमारा नेशन है, क्या हमारी चीज़ें हैं, वो हमें समझ आ जाती है। सो सेम चीज़ है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इसमें बात करें, in a constitution, preamble holds immense significance as set of the tone। ये क्या है?
इस इट्स अ सेट्स किस चीज का? द टोन, आर्टिकुलेट, ओके, आर्टिकुलेट्स कैसा? द अंडरलाइंग फिलॉसफी। हर चीज दिया, सेकुलर से लेकर हर चीज, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, हर चीज फिलॉसफी है अगर पूरा देखा जाए। एंड कन्वेज द कोर वैल्यू। ठीक है, कोर वैल्यू कहाँ की? ये हमें क्या बताता है? कोर वैल्यू किसकी बताता है? कोर वैल्यू, एंड जिससे कि नेशन में दैट नेशन aspires aspires to uphold। ओके, तो ये चीज हम यहाँ पर इस पॉइंट को रख सकते हैं। यानी आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल की बात करें, सो सिंपल सी बात है, ये एक सेट है टोन का, आर्टिकुलेशन का। आर्टिकुलेशन कैसा? फिलोसफी तरीके से किया गया है, फिलोसफिकल है, एंड इसमें कोर वैल्यूज को कन्वे करता है जो कि नेशन के पास अपनी है, हमारी नेशन की कोर वैल्यू। ये रिफ्लेक्ट करता है कि व्हाट आर आवर नेशंस कोर वैल्यू, दैट इज प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स एंड रिप्रेजेंट्स, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द प्रियम्बल ऑफ दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पॉपुलराइज्ड बाय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा क्या है कि बेसिकली हम क्यों प्रियम्बल को लेकर ही क्यों आए, कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होना क्यों इंक्लूड किया गया, व्हाई? ये ऐसा ही एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ दी हुई थी। उसमें ऐसा लगा कि यार ये चीज़ें हम ना बहुत अच्छे से कर सकते थे, चीज़ें हो सकती थी। मतलब ये एक ऐसा अच्छा लगा हमें कि ये बेटर है, और इसमें एक विजन दिखता है, एक हमारी कंट्री की कोर वैल्यूज दिखती हैं, एक हम आगे क्या करने वाले हैं वो चीज़ दिखता है। तो यहाँ से उस चीज़ को उठाया गया, ये इट इज़ फ्रॉम अमेरिका, कह सकते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हमने, और ये इंडिया के लिए सूट भी करता था, दैट्स व्हाई ये चीज़ है। अब प्रियम्बल बेसिकली दो चीज़ों का काम कर रहा है हमारे। एक तो ये विजनरी है, हमें आगे का विजन दिखाता है कि हमारा कैसा देश है और आगे कैसा होगा, एंड फाउंडेशनल, दोनों चीज़ों का, कि हमें फाउंडेशन कैसे पड़ी, और दूसरा है आगे का विजन कैसे रहेगा, दोनों चीजों को इंडिकेट करता है। इंडिकेट करने के साथ साथ इसमें कह सकते हैं कि प्रियम्बल जो हमारा है वो एक मैसेज देता है, चीजें बताता है कि हमारा फाउंडेशन कैसा है और हमारा विजन कैसा है। गेट इट? समझ आ गया? हाँ। अब इसके बाद यहाँ से इसमें एक जो बात करें, मैं इसकी अगर और थोड़ा सा बात करूं लेबल पे और चल के, ये तो छोटी सी बात हो गई प्रेम्बल की। अभी तो हमने पूरा इसका पढ़ा भी नहीं, पूरा प्रेम्बल पढ़ेंगे तो और चीजें आएंगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है ना, ये एक कमिट करता है, ऐसा लगता है जैसे इसमें पहला वर्ड ही दिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोगों के द्वारा ये कमिटमेंट है। मतलब ये एक जैसे कि प्रियम्बल अकेले प्रियम्बल नहीं है, प्रियम्बल इज नॉट ओनली द प्रियम्बल, प्रियम्बल इज अ कमिटमेंट मेड बाय द वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब ऐसा लग रहा है पूरे भारत के लोगों का ये कमिटमेंट है कि कैसे हम देश को चलाएंगे। ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट, ऑल द सिटीजन, क्योंकि हम सिटीजन तभी हैं जब भारत के लोग हैं। ठीक है, भारत के लोग तो सिटीजन होंगे ही होंगे, भारत से बाहर होगा तो सिटीजन नहीं मिलेगा, वो तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा प्रियम्बल एक ये ऐसा देता है, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट द सोलमन कमिटमेंट मेड बाय द वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऐसा है कि ये कमिटमेंट जो हो रही है, इसमें पहला वर्ड जो दिया है वी
The people of India. We the people of India. ये क्या है? कमिटमेंट है। कैसी कमिटमेंट है? जो भी आपके प्रियम्बल में दिया है, दैट इज द कमिटमेंट ऑफ द इंडियन सिटीजन्स, इंडियंस पीपल। ओके। हाँ, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सो ये एक तो पहली बात तो ये हो गया। सेकंड चीज इज कि अगर हम सेकंड थिंग इज देखें इसमें प्रियम्बल की, प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल आप देखो ध्यान से। तो प्रियम्बल क्या है? आप प्रियम्बल को देखने के बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का पता लगा लेते हैं कैसे क्या है क्या नहीं है। तो ब्लूप्रिंट है हमारे यहाँ का, प्रिंसिपल्स का, कॉन्स्टिट्यूशन का। ये क्या है? एक ब्लूप्रिंट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल। दिस इज द ब्लूप्रिंट। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है। सो ये हमारा इसमें थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे, दिस इज अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट किस चीज़ का है बेटा? गाइडिंग प्रिंसिपल्स का। गाइडिंग प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है? मतलब नेशन का जो पॉलिटिकल इथोस है, जो करेक्टर है, बेसिकली किस चीज़ के प्रिंसिपल का, कि हमारे यहाँ कुछ भी गड़बड़ी ना होने पाए। इथोस की बात की है इसने। इथोस सिर्फ ना कि इंडियन सिटीजन पे है, इंडियन के सिटीजन के जो पॉलिटिकल, नेशनल पॉलिटिकल है, उसमें भी हर जगह इथोस की बात की जाएगी। मतलब हमारा जो इथोस है वो हमें बताता है कि हम कैसा इथोस जानते हैं। इथोस मीन्स होता है करेक्टर। ओके। अब वो करेक्टर कौन सा करेक्टर? विच इज डिसाइडेड बाय द ग्रुप आर पीपल्स, नॉट बाय इंडिविजुअल। इंडिविजुअल नहीं हो सकता आपका। अगर अगर ये हम मोरल से बात करें, moral values, moral भी that is a character, and ethos is also the character, but moral individual होता है character आपका। ethos जो आपका ethical character होता है, that is which is decided by the others. तो दिस इज कि हमारे यहाँ कैसे ऐसा प्रिंसिपल को गाइड करता है और ये सेफ देता है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, सेफिंग द नेशंस। ये हमें क्या बताएगा? सेफिंग द नेशंस पॉलिटिकल इथोस। इसको नेशन को बताता है। यानी हमारे देश का हर एक चीज इतना ज्यादा इथिकल है, करेक्टराइज्ड है, कि ये कभी ऐसा, और इसको बताता है आपके माइंड में रहे ये चीज, ये हमें बार बार याद दिलाता है। ठीक है। तभी इसलिए जब आप कहीं भी जब पॉलिटिकल ओथ होती है तो उसमें बोलते हैं ना कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, मैं डरूंगा नहीं किसी से। हर चीज, वो बात अलग है कि गलत तो वो करता ही है कि मैं बिना डरे इसकी रक्षा करूंगा, बिना डरे मैं ये करूंगा। उसका कोई लेना देना है नहीं ऐसा कुछ। उनके लाइफ में ऐसी वर्ड सिर्फ ओथ के टाइम पे ही रहता है, बाकी उनके कोई फर्क नहीं डालती है। कॉन्स्टिट्यूशन को आप जब समझते हैं, पढ़ते हैं, तो एक बार मैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन आपको लिख कर यहाँ सिखाता हूँ, देन आप और अच्छे से उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छे से। क्या है बेटा? वी द पीपल
वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये ध्यान रखना। फिर हैविंग सोलेमनी resolved to constitution, ये क्या है, वीडियो रुक गई क्या मेरी? आई थिंक ये कल से ही हुआ, ये रोग सा लग गया इसका क्या? अबे ठीक है। हाँ, ये अचानक से होता है कभी कभार। having solemnly resolved to constitution, कॉन्स्टिट्यूट है, हाँ, टू द कॉन्स्टिट्यूट, मैं कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूट। हाँ, पता लगे इसी में चीज़ें वायरल ही कर दे, इसी को लोग यही तो चाहिए, वायरल करने के लिए। इंडिया इनटू अ क्या चीज़ है? सोवरेन सोशलिस्ट, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। सोशलिस्ट, सोवरेन सोशलिस्ट, सेकुलर, ये इसमें पॉइंट नहीं लगेंगे। सोशलिस्ट सेकुलर, डेमोक्रेटिक, फिर क्या है, रिपब्लिक। हम्म, रिपब्लिक। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, ठीक है, इट्स सिटीजन्स, लाइक सबसे पहले इसमें जस्टिस, सबसे पहले जस्टिस रखा गया कि जस्टिस जरूरी है इसमें। जस्टिस में जब बात करेंगे, जैसे जस्टिस किस इस फील्ड में, सोशल जस्टिस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसमें से शायद आपने क्वेश्चन पूछा था, किसी और ने पूछा था, उसमें क्या था, नो, नो रूल, नो लिबर्टी, नो लॉ नो लिबर्टी। एकदम सही बात थी, अगर रूल नहीं होंगे, लॉ नहीं होंगे, तो लिबर्टी नहीं मिलेगी आपको। कोई भी किसी को खा जाएगा, कोई भी किसी को मार देगा, आज की दुनिया में तो जीने ही नहीं देंगे। तो सोशल जस्टिस बहुत जरूरी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं, लिबर्टी, लिबर्टी किस चीज़ की बेटा मिलनी चाहिए? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, अब कुछ भी सोचो, और यही हो रहा है हमारे देश में, कुछ भी सोच रहे हैं, अच्छा बुरे से तो कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि रोक टोक नहीं है, बल्कि ऐसा कभी कभी बोलते हैं जो सुनने लायक नहीं है एक्चुअली। तो अब वो सिर्फ किसके लिए हो गया है, बड़े, छोटा कोई बोल दे तो उठा के अंदर बुलडोजर से तोड़वा देना, ये हमारे यहाँ देश का थोड़ा सा रूल। तो आप थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसमें ये थोड़ा सा मैं अभी इसको डिटेल में बताऊंगा भी, बट थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है इसको, बट आई विल एक्सप्लेन आफ्टर दिस, कि लिबर्टी किस चीज़ की, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और ये सब चीज़ों की। इक्वालिटी किस चीज़ में, कि भाई स्टेटस की इक्वालिटी ऑफ स्टेटस,
ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको मालूम है कि जो आर्टिकल 17 हो, आर्टिकल 16 है, दोनों में चीज़ों की बात की गई है। एक्सप्रेशन है ये सब लिबर्टी की बात आपका आर्टिकल 19 से स्टार्ट होता है, तो सब कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। अगर प्रेम्बल से देखेंगे सब इंटरकनेक्ट हो जाए हैं। ओके, आई थिंक समझ नहीं आ रहा व्हाट इज रीजन बिहाइंड, ये कल से ऐसा हो रहा है, शाम से होना शुरू हुआ रात। ये ठीक है। तो इसमें स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी and to promote among them all, among them all. And next is fraternity. फ्रेटर्निटी में अगर बात करते हैं, हम इसको समझते हैं, फ्रेटर्निटी assuring the dignity the individuals। फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी क्या है? एश्योर करता है आपका, assuring the dignity of the individual, individual and the unit and integrity of the nation, unity and integration, integration, इंटीग्रेशन इंटीग्रिटी है क्या? इंटीग्रिटी है, एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। So in our constitute assembly this 26th of November 1949 do hereby adopt, enact and give to the ourselves this constitution। यही है हमारा प्रियम्बल। अब हमें इसे डिटेल में समझना है। अब क्या है, इसके क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कैसे रखी गई है, क्या इसमें ध्यान दिया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इस पे। तो वहाँ से चलेंगे। कैसे ड्रॉ किया गया, इसके एलिमेंट्स क्या, प्रियम्बल से हम कुछ एलिमेंट्स की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ कि हम प्रियम्बल टेक्स्ट अगर बात करें, कैप्चर, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है, आत्मा है। वैसे भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को आत्मा बोला है वैसे, ठीक है। बट एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट, हाँ क्या बोल रहे हो? तो सोल भी तो वही होता है ना, आत्मा, सोल। हाँ, सो वो चीज तो वही हो गई। सो यहाँ पर भी यही है, स्पिरिट का मतलब भी आत्मा ही होता है। वहां भी आत्मा ही की बात है, बस मीनिंग अलग हो जाने से वो वर्ड अलग हुआ है बस। वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो ये सच में आत्मा है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है। इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं इसके, ठीक से अगर देखा जाए। सो पहला नंबर 1 इज कि प्रियम्बल के अगर कंपोनेंट में बात करें, नंबर 1 सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ authority. Number 2 is nature of the Indian state। ये भी ये चीज बताता है इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, इंडियन स्टेट्स, ठीक है।
नंबर थ्री इज, ठीक है, इसमें नेचर में जैसे सारी चीज डेमोक्रेटिक, ये सारी चीजें कैसे आई, इन सभी चीजों का। नंबर थ्री इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी यहीं से प्रेम्बल से ही मालूम चला, कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर फोर इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, एंड लास्ट, डेट ऑफ एडॉप्शन, जो अभी हमने 26 उसमें देखा हमने, डेट ऑफ एडॉप्शन। ये देयर आर फोर पिलर्स या फोर एलिमेंट या फोर, इसकी हम बात करें तो हमारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे, फोर कंपोनेंट्स। नंबर वी विल डिस्कस फ्रॉम दिस सोर्स ऑफ अथॉरिटी से डिस्कस करें। सोर्स ऑफ अथॉरिटी पे जब हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें देखने को शुरुआत करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कैसे बना, इट्स लेजिटमेसी एंड अथॉरिटी कहाँ से आया, कहाँ से लिया गया, ये कैसे शुरुआत कहाँ से, ड्रॉ करने की जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसकी अथॉरिटी है किसको दी गई है, किससे अथॉरिटी मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन को। हम हमेशा पढ़ते हैं ना, क्या है इसमें, एक पहला वर्ड क्या था, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अथॉरिटी किसकी है इसमें, पीपल ऑफ इंडिया की, हमारी है, पीपल ऑफ इंडिया की। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्रॉ हुआ, इट्स लेजिटमेसी एंड अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है, लिख सकते हैं इसमें लेजिटमेसी, सॉरी लेजिटमेसी एंड अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। सेकेंड थिंग इज सोर्स ऑफ अथॉरिटी में व्हेन वी डिस्कस, मतलब इसका सोर्स है पीपल ऑफ इंडिया फर्स्ट, देन सेकेंड इज दिस एक्नॉलेज एंड गवर्नेंस इज नॉट बेस्टोड बाय एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी। कोई ऐसा नहीं है कि विदेशी आके हमारे भारत में हमारी गवर्नेंस को एक्नॉलेज करेगा, ये अलाउ ही नहीं कर रहा हमारा प्रियम्बल। हमारा प्रियम्बल सिर्फ और सिर्फ अपने भारत के लोगों को सिर्फ अथॉरिटी दे रहा है, वो भी पावर वाले लोगों को नहीं, भारत के लोगों को, सिटीजन्स को। वो बात अलग है कि हमारी गवर्नमेंट होल्ड करके इसे रख रही है जबरदस्ती, वो चीज अलग है, सेकेंड थिंग। बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये हमारा ना ही बाहर का कोई मोनार्क, फॉरेन पावर, कुछ भी ऐसी चीजें हमारे ऊपर असर नहीं करेंगी, ठीक है। उनकी कोई भी अथॉरिटी हमारे यहाँ नहीं आएगी। मतलब गवर्नेंस अगर बात करें तो गवर्नेंस को एक्नॉलेज करने वाली बाहर के एक्सटर्नल जो पावर्स होंगी, वो कोई भी काम नहीं करेंगे, उनके लिए जीरो रहेगा, ठीक है। ये है, लेकिन ये है, ये इस चीज को है, एंड कंसेंट ऑफ गवर्न का क्या है, वो हमारे यहाँ भारत में हम बता सकते हैं कि हमारे देश का कैसे कानून बनेगा। इसीलिए बोला गया है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, हर चीज डिसाइड करेगा पीपल। जब लोग चुनेंगे एमएलए एमपी को तो वो एमपी एमएलए बनेंगे, वो फिर अपने उसमें चुनकर अपना लीडर बनाते हैं, एक बड़ा लीडर बनाते हैं, वहां से फिर वो डिसीजन लेता है। और जो एमएलए एमपी होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटर होते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के। वो बात अलग है कि आजकल नहीं हो रहा कुछ, वो अलग बात है। दूसरा हमारा प्रियम्बल का सोर्स एक ये भी चीज है कि हमने बहुत देखी है चीजें, ठीक है। हमारी जो गवर्नमेंट होगी ना, एक तो जो पॉपुलर सोवर्निटी, जो हमारे यहाँ सोवर्निटी की बात करते हैं, अखंडता की बात, उसे बनाकर रखा जाएगा। और इसका काम गवर्नमेंट का भी काम है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट का काम है कि उनको सभी को सोवर्निटी इंश्योर करे। और दूसरा, इसके साथ साथ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो साथ में, इन दोनों का काम क्या है कि लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल रहे। क्या रहे बेटा, अकाउंटेबल रहना बहुत जरूरी है, अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है इसके लिए, ठीक है। तो ये चीज इसमें आ जाती है।
तो ये हो गया सोर्स ऑफ अथॉरिटी कि हमारे ना दिस पॉपुलर सोवर्निटी इंश्योर दैट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस रिमेन अकाउंटेबल टू द सिटीजंस। हर चीज चाहे वेलफेयर क्यों लेकर आती है, क्योंकि अकाउंटेबल है। ठीक है, उसके इंस्टीट्यूशन उनकी चीज है। तो नंबर वन। नंबर टू अब डिस्कस करते हैं, नेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। हमारे नेशन ऑफ इंडियन स्टेट की बात करते हैं, हमारे यहाँ की इंडिया की बात कर लें खास करके। सो द preamble proclaims इंडिया टू बी, इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अच्छे से। द preamble proclaim proclaims इंडिया टू बी। अब इसमें पहला वर्ड, इसमें कुछ चीजों को रखा गया, किस किस चीज में क्या होगा। पहला सोवर्निटी, सोवरेन। नंबर टू इज सोवरेन। नंबर टू जिसमें हमारी बात की जा रही है सोशलिस्ट। इनको अभी डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशलिस्ट में जैसे डीपीएसपी ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी। कुछ चेंजेस भी किया गया था 42nd अमेंडमेंट, उनकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सोशलिस्ट के बाद क्या वर्ड दिया था इसमें, सोवरेन, सोशलिस्ट, क्या है, सेकुलर, डेमोग्राफिक, ये सारी चीज़ें लेकर आना है, यहाँ पर लिखना है। तो सेकुलर, डेमोक्रेटिक, नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेटिक के बाद रिपब्लिक, गुड, रिपब्लिक। इतनी चीजों को हमें इसमें समझना है, ये कैसे क्या है, ये है क्या चीज एक्चुअली। व्हाट इज सोवरेन, व्हाट इज सोशलिस्ट और सेकुलर एंड डेमोक्रेट, ये हमारा प्रियम्बल में ऑलरेडी दिया है। तो हम इसके बारे में इन्हें सभी को वन बाय वन इनको समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, एक्चुअली समझना है। ठीक है, तो आप इसको समझेंगे। सोवरेन कॉन्सेप्ट की बात करें, सोवरनिटी क्या है, सोवरेन कैसे, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरनिटी रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट करता है, किस चीज को रिफ्लेक्ट कर, सोवर्निटी अखंडता, हम एक साथ हैं, रिफ्लेक्ट्स द इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर कुछ भी हो, उसकी एबव क्या है हमारी, सोवर्निटी है। सोवर्निटी रिफ्लेक्ट्स द इंडिपेंडेंट and supreme authority of the state over its internal and external affairs। सबसे पहले लोग हैं वहां के, उनकी यूनिटी, उनकी, आप चाहें तो देश कभी भी, लोग तख्ता पलट क्यों कर देते हैं अगर डेमोक्रेटिक में, डेमोक्रेसी में है। तख्ता पलट क्या है, सीधा सीधा सरकारें गिरा देना। क्यों, रीजन इज कि वहां की, अगर डेमोक्रेसी आई है, सोवर्निटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अथॉरिटी क्या है, अभी जस्ट इसके पहले सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, लेजिटमेसी एंड अथॉरिटी कहां से आ रही, फ्रॉम द वी, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। इट मींस वी आर एवरीथिंग, पीपल आर एवरीथिंग। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवर्निटी, यहां पर एक पॉइंट लिख लो इसका, सोवर्निटी रिफ्लेक्ट्स द इंडिपेंडेंट, reflects the independent and supreme authority of the state over its internal and external affairs। अ sovereign state के पास एक चीज और होती है, हैज द अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टू लेजिस्लेट। ठीक है, sovereign state has the unrestricted power, कोई restricted power नहीं, unrestricted power to legislate। इसका मतलब एंड इस
नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस आर कंट्रोल बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी। ऐसा नहीं कोई बाहर की अथॉरिटी आए, जैसे ट्रम्प टाइप के लोग भारत को इन्फ्लुएंस करे और भारत की सरकार गिर जाए या भारत की स्टेट अपने आप में बदलना शुरू कर दे। ऐसा हो ही नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्शन तो लगा ही नहीं सकता हमारे देश के अंदर। पहली बात तो सरकार के ऊपर नहीं लगाएगा, अगर सरकार पे किसी ने कर भी दिया तो लोग नहीं मानेंगे इस चीज को। और इसके लिए बचने के लिए हमारे पास दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 226 आपके हाई कोर्ट के लिए और आर्टिकल 32 फॉर द सुप्रीम कोर्ट के लिए। आप ह्यूमन राइट को वायलेशन, और इसीलिए जुडिशरी को सबसे एकदम इंडिपेंडेंट रखा गया। कल यस्टरडे वी वर डिस्कस्ड, वी वर डिस्कसिंग, हम कर रहे थे इस बारे में, सारी चीज समझ पा रहे थे कि क्या चीज था। मेन चीज दैट वाज कि हमारे यहाँ जस्टिस को कैसा रखा गया, फ्रीडम दी गई है। कोई पार्लियामेंट, कोई गवर्नमेंट, कोई उसके ऊपर नहीं है, वो फ्रीडम है उसको पूरी तरीके से। इसलिए कल के दिन कोई भी एक्सटर्नल पावर, इंटरनल पावर इस चीज को प्रेशराइज ना कर पाए, डेमोक्रेसी से तुरंत ये उसमें ना आ जाए, ठीक है, किंगडम सिस्टम ना ले पाए, सुपर पावर ना बनने की कोशिश कर दे, ठीक है, तानाशाही ना आ जाए। इस वजह से ऐसा हो चुका है एक बार, उससे बचने में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प की थी जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। और आज भी वही है, डेमोक्रेसी में हमारा लेवल 43 के नीचे है, नो डाउट स्टेटस, बट पूरी कंप्लीटली ऐसा भी नहीं कि डेमोक्रेसी गई हुई है। आज भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट्स हैं, वो काफी चीजों को लेकर साफ सुथरा रखते हैं अपने आप को। उन्होंने रूल पास किया था कोई, और रूल पास करने में ऐसा कि कुछ मुझे याद नहीं है, बट लक्ष्मीकांत में वर्ड दिया हुआ है। मैं अभी आपको मैं एक थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा तो। कुछ इसका था, अमेंडमेंट की कुछ बात थी इसमें, हाँ, ऐसे जुडिशियल रिव्यू के ऊपर इन्होंने कुछ बात की थी। ये काफी पुराना है, एक बार थोड़ा सा उसमें पढ़ना, मुझे याद नहीं आ रहा अभी पूरा कंप्लीटली। इट में भी बेसिक स्ट्रक्चर में, हाँ, उसके बदलने की बात, उसकी चीज़ों को लेकर गांधी जी ने बात की थी, इंदिरा गांधी ने काफ़ी चीज़ों को लेके। और तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे चेंज होने की बात करी गई, इंदिरा गांधी ने खुद उस रूल बनाने की कोशिश कर रही थी कि हम इसके लिए करेंगे कुछ ऐसा। तो फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट आया था कि नहीं, ये आपका गलत है, मतलब ये ठीक नहीं है, आप नहीं कर सकते ऐसे चीज़ों को। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करें या इनकी बात करते थे, वो बोला था कि कोर्ट्स के पास पावर है इसका, रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का, आपके पास पावर नहीं है इस चीज़ को। और आप कोई भी रूल पास करेंगे उसके बाद भी अगर देश को या जनता को ऐसा लग रहा है और साथ ही साथ वहाँ के किसी को भी प्रॉब्लम आ रही, कोई पिटीशन दायर करता है, डालता है उसमें, और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत एक्शन लेगी, रिव्यू कर सकती है। जब अगर वैसे सभी जगह रिव्यू का नहीं है उसके पास पावर, बट जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो रिव्यू करना पड़ेगा उसको, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाएगा सामने आके आपके। नहीं, कॉलेजियम से, हाँ, उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम आया था। इस हम्म, देखो इसके दो चीजें हैं। हम कई बार हमें लगता है कॉलेजियम सिस्टम गड़बड़ है क्योंकि वो अपनी ही फैमिलीज को रखते हैं। कई बार ये है कि अगर कॉलेजियम सिस्टम नहीं होगा ना, तो इसमें कौन हावी हो जाएगा, गवर्नमेंट आ जाएगी। गवर्नमेंट अपने लोगों को बैठाना शुरू करेगी, उनको सिलेक्शन देना शुरू करेगी, जो अभी अरुण जेटली ने स्टार्ट किया था। क्या है वो, नेशनल जुडिशरी जो सिस्टम शुरू किया। तो हाँ, एनजेएस एजे करके ऐसा कुछ था उसका, उसको शुरुआत करने क्या क्या लेना देना था भाई, इंटर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। अगर अगर जुडिशरी सिस्टम में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो गया तो प्रॉब्लम होना शुरू हो सकती है, कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, कॉलेजियम सिस्टम हमारा ठीक होगा, वो थोड़ा बहुत तो चलेगा,
लेकिन कंप्रोमाइज तो नहीं होगा ना सुप्रीम कोर्ट। सिंपल सी बात ये है। तो ये चीजें हमें ध्यान देना है। तो ये चीजें आ गई। एंड इंडिया सोवर्निटी, अगर हम बात करें इसमें, इंडिया सोवर्निटी इंप्लाइज करती है कंप्लीट ऑटोनॉमी इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, क्या इंप्लाइज करती है? इंप्लाइज कंप्लीट ऑटोनॉमी इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आना शुरू कर देती है। ये चीज़ों को इम्प्लाइज करता है कंप्लीट ऑटोनॉमी, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स हो। एंड डिसीजन टू रिमेन a member of the Commonwealth of the nation in 1949 was voluntary choice। यानी डिसीजन टू रिमेन, जो डिसीजन की बात करें, रिमेन अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ये क्या है? वॉलंटरी चॉइस थी। सो दैट डिड नॉट कंप्रोमाइज इंडिया सोवर्निटी। चॉइस थी हमारी, वॉलंटरी चॉइस थी, एंड दैट डिड नॉट, कि वो क्या करेगा, डिड कंप्रोमाइज इंडिया सोवर्निटी को कंप्रोमाइज नहीं किया। ठीक है, चॉइस का मतलब भी होता है कि आप कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हो। नहीं लिया तो नहीं लिया, लिया तो लिया, सिंपल सी बात है। लेकिन आजकल की चॉइस कैसी हो गई है? चॉइस आसपास दो है, मानो बात, ये जिंदगी से हाथ धो दो, ये वाली सिचुएशन है। अभी आपको एक केस याद होगा, रिसेंटली एक केस हुआ था नोएडा वाला। एक पुल खराब था, ना कब से बना था, उसमें एक बच्चे की किसी की डेथ हो गई, और उस टाइम पे शायद कोई और भी था, कुछ मामला चल रहा था, काफी आया था। शायद कथा, भागवत कथा कुछ ऐसी थी, कथा भी थी शायद उसमें। तो एक, अब एम्बुलेंस, सब लोग खड़े थे, उसको बाइक जो गिरी थी उसमें उसे कोई निकाल नहीं रहा था। तो एक डिलीवरी बॉय ने कूदा और उस बंदे को निकाला। वो डेथ हो गई, उसकी अलग बात है। डिलीवरी बॉय ने मीडिया में बोल भी दिया कि एम्बुलेंस और जो पुलिस की गाड़ियां जो उसको रेस्क्यू करने वाले थे वो खड़े थे सिर्फ, कोई उसे बचाने नहीं जा रहा था। वो जिंदा था, वो हेल्प हेल्प मांग रहा था, बट कोई गया नहीं, क्योंकि उसमें वो जो नहर टाइप का बना है, नाला जो भी है वो, उसमें सरिया पड़ी थी, बहुत सारी चीजें थी। तो कह रहा था कि उसने आया और गाड़ी फेंकी और खुद गया, निकाल के लेके आया। जैसे उसने ये स्टेटमेंट दिया, उसके बाद प्रेशर पड़ने लगा, उसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। बाद में उसने बताया कि मेरे ऊपर प्रेशर आया था, जब उसे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, मीडिया ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तब उसने बताया कि मेरे ऊपर प्रेशर आया था, मुझे बुलाया गया बकायदे थाने पे, चीजें हुई ऐसी। तो मतलब ये हमारे देश में है इस चीज को लेकर थोड़ा सा। हमारे यहाँ की चॉइस अलग टाइप की अब कर दी गई है, पहले ऐसा नहीं था। जब बनाया गया तो चीजें बड़ी सोच समझ के बनाई जाती हैं। आज भी हम इसलिए कंप्रोमाइज हो जाते हैं, पता नहीं क्या ऐसा, अ, ऐसी मौत टाइप की पड़ी हुई है। हमारी मीडिया कंप्रोमाइज हो चुकी है आज के डेट में, जिस जो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। बट अब क्या कर सकते हैं, हमारे देश में ऐसे हाल हैं, चॉइस ही नहीं उनके पास। ठीक है, एंड ना इसमें लिख सकते हो, लिखना चाहो, द डिसीजन टू रिमेन अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमनवेल्थ ऑफ nations in 1949 was a voluntary choice that did not compromise India's sovereignty. This such association was based on mutual respect पर association हुआ, mutual respect among independent state, with the British crown serving only a symbolic head of the Commonwealth।
ये नहीं था कि वो हमारा ब्रिटिश क्राउन पहले हमारे यहाँ रूल कर रहा था तो वो सारे डिसीजन हमारे ले रहा, नहीं, वो सिर्फ एक कॉमनवेल्थ का हेड का सिंबल था सिर्फ। हमें जबरदस्ती उसमें लाने की बात नहीं थी, हमारे एसोसिएशन में जबरदस्ती नहीं थी, क्राउन का कोई होल्ड नहीं था। तो ये हमारा प्रेम्बल में सोवर्निटी हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं सोवर्निटी हमारे पास रहना बहुत जरूरी, विदाउट एनी बाइंडिंग अथॉरिटी ओवर इंडियन सिटीजन्स। ठीक है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया, इट इज एन एग्रीमेंट बाय फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाय फ्री विल। ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है, ये लिख सकते हो कभी भी है प्रेमबल में, सोवर्निटी के पार्ट में। इट इज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बाय फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाय फ्री विल। ठीक है, हर चीज फ्री विल के ऊपर है आपके, कोई बंधक नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। एंड सिमिलरली मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल बॉडी के जब मेंबर बनना शुरू हुए, चाहे वो आपका यूएन हो, डब्ल्यू टी हो, टी ओ हो, या आपका कोई भी ऐसी आईएमएफ, किसी भी उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, ठीक है, इंटरनेशनल बॉडीज कोई भी ऐसी हो, इसमें डज नॉट डाइल्यूट इंडियाज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। ये कभी भी कितनी भी ये हो सारी चीजें, ये भी इनके पास पावर इतनी नहीं दी गई है, इंडिया इतना कभी नहीं कर सकता कि इंडिया की जो स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंट है, उसको डाइल्यूट कर पाए कभी, हमें आंख दिखा पाए, पावर दिखा पाए अपना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमने ये पावर नहीं दी है कहीं। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू का एक पॉइंट है सबसे अच्छी चीज, कि जब कश्मीर वाला मामला उठा, जिसमें 35A370 है, उसका जो जो हमारे वहां के साथ एग्रीमेंट है, उसके कहाँ मामला रखा, यूएन के चैप्टर नंबर 6 पर, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, रोक न लगा पाए हमारे में यूएन, इस वजह से। ठीक है, सो ये हमारा बेसिकली इट इज एन एग्रीमेंट, फिर और इसमें मेंबरशिप इन एन इंटरनेशनल बॉडीज लाइक यूएन, डब्ल्यूटीओ, ऐसे में है, हमारे सभी जगह मेंबरशिप है, हमने ले भी रखी है। बट इनके पास पावर नहीं है कि इंडिया की इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर को डायलूट कर सके, उनके हिसाब से हमारे देश चले, ऐसा तो हमने नहीं दी उनको, अथॉरिटी ही नहीं दी। दैट इज ओके। इसके साथ साथ हम इसमें नेगोशिएशन एट द डब्ल्यूटीओ, India's maintain its strategic autonomy and with say while safeguarding nation interest। कोई भी होगा देश के लिए अपने हेल्प करेंगे, देश के पक्ष में रहेंगी, चीजें स्ट्रेटजी बनाएगी, और उसको अपने फूड सब्सिडीज में चीज़ों को लेकर देश के लोगों के लिए उसके साथ कोई बात कर रही है, नेगोशिएट कर सकती है। नेगोशिएशन का मतलब ये नहीं कि कंप्रोमाइज हो रही है, नेगोशिएशन का मतलब ये नहीं कि वो किसी की बातों को डाइल्यूट कर ले अपने साथ, नहीं, वो हमारे ऊपर हावी हो जाए, उसका कंट्रोल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ हम इससे अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए हम कुछ चीज़ों को नेगोशिएट कर सकते हैं इस कुछ लेवल पर, दैट कुड बी, बट नॉट इट मीन्स ये नहीं है कि वो हमारे पे पावरफुल हो गया, हमारे डिसीजन को ले सकता है। ठीक है, एंड इंडिया कैन एक्वायर आर सेट टेरिटरी साइन ट्रीटीज। इंडिया के पास प्रेम्बल हमें अथॉरिटी इतना देता है कि हमारे पास सोवर्निटी का मतलब ये भी है, जैसे पौंडीचेरी की बात कर लें आप, सो इंडिया कैन एक्वायर, कैन एक्वायर आर सेट टेरिटरी, ये कोई भी टेरिटरी है उसको एक्वायर कर, कब्जा कर सकते हैं उसमें। टेरिटरी आर साइन ट्रीटीज,
and engage globally without subordinate subordinate, okay, that subordination to any external authority. यानी इंडिया कैन अक्वायर भी कर सकती टेरिटरी को, सेट, ये एक्वायर या सेट कैन टेरिटरी को, साइन कर सकती है टीटी पे, एंड एंगेज हो सकती है किसी ग्लोबली विदाउट सबॉर्डिनेशन टू एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी के। हम जा सकते हैं, इतना हमारे पास है पावर, चीजें कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू दिस, दैट इज सोशलिस्ट। व्हाट इज सोशलिस्ट? समझ आ गया सोवर्निटी? यस और नो? ओके गुड, बस बस समझ आना चाहिए। ओके सोशलिस्ट, सो इसमें हम सोशलिस्ट पे चले। सोशलिस्ट क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या बताता है सोशलिस्ट? सोशलिस्ट बहुत सारी चीजें बताती है। पहले तो एक सोशल, सोशल है क्या चीज ये समझ लो। सोशल का मतलब क्या है, सोशल है क्या चीज, सारी चीजें इसमें आ जाएगा। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि हम हर चीज को, हमारा देश है जो गवर्नमेंट है, एक कैपिटलिस्ट नहीं है, सोशलिस्ट है, यानी मिक्स इकोनॉमी है हमारे यहाँ। सोशल प्लस कैपिटल ये तब बनता है जब कोई देश आजाद हो और उसकी पब्लिक जो है गरीबी से हम निकल रहे हो, तो उसको ठीक करने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लाती है, उनको ठीक करती है, उनको सपोर्ट देती है। वहां से सोशलिस्ट वर्ड यहाँ से हम समाज को साथ लेकर चलते हैं, समाज को अपने साथ लेकर हर चीज में उन्हें इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करते हैं, इक्वालिटी लेकर आते हैं, इनइक्वालिटी हटा देते हैं। सोशलिस्ट का मतलब ये है, एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, सोशलिस्ट मतलब सब कुछ बराबर चले, सभी को बराबर सम्मान, सभी को बराबर अधिकार, हर चीज बराबरी का है। ठीक है। सो ये है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। खास करके आर्टिकल 39 बी एंड 39 सी में देखोगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें एम है उसका क्या, एलिमिनेट इनइक्वालिटी थ्रू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। और इन दोनों लोगों ने ऐसी चीज, दो लोगों ने ऐसी चीज बोली थी, गांधी भी और मार्क्स ने भी। दोनों की वैल्यू कह सकते हैं, बोथ कंबाइनिंग, ये क्या है, कंबाइनिंग वैल्यूज हैं ऑफ बोथ गांधीयन एंड मार्क्सिस्ट वैल्यूज का कॉम्बिनेशन है ये। दिस इज द सोशलिस्ट, दैट इज द कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो इसमें पॉइंट लिख सकते हो, द रिफ्लेक्टिव सोशलिस्ट रिफ्लेक्ट्स यानी प्रदर्शित करता है इंडियाज कमिटमेंट, इंडिया का कमिटमेंट की बात, कमिटमेंट किस चीज का कमिटमेंट, टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करेंगे बेटा, रिड्यूस डिस्पैरिटीज, डिस्पैरिटीज एंड इंश्योर करेगा, इसको रिड्यूस करना है। और क्या इंश्योर करना है माय डियर, सोशल वेलफेयर, इसको पक्का करना है, सोशल वेलफेयर। कैसे होगा ये, थ्रू थ्रू द स्टेट सपोर्ट एंड रेगुलेशन एंड रेगुलेशन। दिस टर्म वाज explicitly added by, ये कब ये टर्म यूज किया गया, सोशलिस्ट कब लाया गया, 42nd अमेंडमेंट। ये कब हुआ था अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 1976। गुड, ये चीज यहां से हम देख सकते हैं।
एंड इसमें फॉर्मल जो एडिशन है, जिस चीज को रखा गया है, स्पिरिट ऑफ सोशलिज्म जिसे बोलते हैं, सोशलिज्म, दैट इज डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी को हम क्या बोलते हैं? द स्पिरिट ऑफ सोशलिज्म। और ये आया कहाँ से है? बेसिकली अगर सोशलिज्म का स्पिरिट कहाँ से आया? डीपीएसपी से। डीपीएसपी कैन बी द पार्ट ऑफ स्पिरिट ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म आप लिख सकते हो, इसमें एक वर्ड यूज किया गया, स्पिरिट ऑफ सोशलिज्म, लिख लो। ओके। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है ऐसा? डीपीएस में। डीपीएस में खास करके आर्टिकल किस में? आर्टिकल 39 बी एंड आर्टिकल 39 सी। इन दोनों पे हमें दिखाई देता है। सोशलिज्म की और सोशलिज्म विजन की बात करें इन इंडिया, डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्टेट सोशलिज्म, which entails the complete nationalization of resources and abolition of private property। ठीक है? क्या समझ आ रहा है? इसमें आप ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ। However, the socialism envisioned in India, envisioned in India is distinct from state socialism, distinct from state socialism, which entails the complete nationalization of resources and abolition of private property। सिंपल सी अगर हम इसे अदर वर्ड्स में समझने की बात करें, इट मींस प्राइवेट अथॉरिटी हमारे ऊपर हावी नहीं होने वाली है। ठीक है? इंडियन सोशलिज्म अलाइन मोर क्लोजली विद द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सभी को फ्रीडम, कल के दिन कोई भी ऐसी चीजें ना हो, कोई भी ऐसी चीज ना हो जो हमारे ऊपर अपनी पावर, अपनी चीजों को दिखाने का ट्राई करे। ठीक है? जैसे कि ये सबसे बड़ी बात इसमें आ जाती है, और इस चीज को हम इसमें समझते हैं। हाँ, हाँ, कनेक्ट हो जाएगी इससे। ठीक है? ये कनेक्ट हो जाएगी इससे। जाहिर सी बात है कि बात तो उसी की तो बात की जा रही ना, मेन तो वही है। इसीलिए सोशलिज्म का एक वर्ड रहा ना, क्या इसमें देखो, डीपीएसपी से क्यों उठाया गया? क्योंकि डीपीएसपी आपको मालूम है, डीपीएसपी में बहुत सारी कोर्ट उसको नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकता। राइट? याद है ना? यस और नो? इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है? तभी तो सोशलिज्म में है, तभी तो इसको बात की गई कि ऐसी चीजें हैं। और इसीलिए इसका स्पिरिट ऑफ सोशलिज्म कहाँ से है आपका? थ्रू किसके है? इविडेंट थ्रू द डीपीएसपी। इस वजह से इस वर्ड का, और इसमें इंडियन सोशलिज्म अलाइन मोर क्लोजली विद द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। व्हाई? द रीजन इज कि इसमें हम एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की अगर बात करें तो ये हमारा आर्टिकल 339 बी 39 ए, इसका इसका सीधा सा एम है इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करना। इनइक्वालिटी, eliminate inequality through the democratic principles, कंबाइनिंग कैसे कैसे, इसमें गांधीयन भी है और मार्क्सिस्ट भी है। दोनों की वैल्यू का ये मिक्सर है हमारा, इन दोनों को देख लें तो। ठीक है? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसमें और एक पॉइंट, द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज emphasized that primary aim of socialism in India, that is reduce income disparities and improve living standards for all। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा कहना है, सुप्रीम कोर्ट सीधी सीधी है बात एम्फेसाइज कैसे कर रहा है कि हमारा प्राइमरी एम ये होता है सोशलिज्म का, खास करके इंडिया जैसी कंट्री में, इंडिया में
कि इनकम डिसपैरिटी को कम करें, डिस्पैरिटीज को, और आपका लिविंग जो है इम्प्रूव, स्टैंडर्ड इम्प्रूव करें। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए आपके लिए, वेलफेयर स्कीम लग कर आए, और पॉपुलेशन के लिए काम करे, लोगों के लिए, सिटीजन के लिए काम करेगा। ये सब चीज़ों को लेकर आएगा। ठीक है। और इस ये एक बेसिकली, और दिस इज द सोशलिज्म, इट मींस दिस इज द पार्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें आप पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों साथ मिलकर देश को चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें पॉइंट और है कि प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट अथॉरिटी हमारे पे हावी नहीं हो सकती कभी भी। काम गवर्नमेंट के साथ कर सकती है, लेकिन लोगों पे प्रेशर नहीं बना सकती, अपनी अथॉरिटी नहीं दिखा सकती। अथॉरिटी किसकी रहेगी? सिर्फ गवर्नमेंट की अथॉरिटी रहेगी। अब वो हमें वेलफेयर देगा और जिससे फायदा होगा, लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। जैसे मोदी जी का शौचालय अभियान सभी को दिया, आवास विकास योजना, रूरल एंड अर्बन दोनों के पार्ट, वो भी इसी के पार्ट है। सो दिस दैट देयर। ओके, अब सेकुलर पे चलते हैं। सेकुलर, सेकुलर वर्ड कब आया जानते हो? ये कब, ये भी हमारा बाद में डाला गया, पहले ऐसा नहीं था, सेकुलर वर्ड नहीं डाला गया था, बाद में डाल दिया गया, लगा कि नहीं ज़रूरत है इसकी, तो सेकुलर वर्ड की शुरुआत कर दी। क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत है, तो इसकी वजह से सेकुलर वर्ड आया। ये कब आया? But- for- हाँ, अमेंडमेंट 1976। सेकुलरिज्म क्या इंश्योर करता है, डू यू नो? ये इंश्योर करता है माय डियर, इंश्योर, सेकुलरिज्म इंश्योर्स इक्वल रिस्पेक्ट, किस चीज के लिए? फॉर ऑल रिलीजन, फॉर ऑल रिलीजन। ऐसा हमें देखने को, अगर बहुत एंशियंट टाइम में जाएं हम, एंशियंट टाइम में, तो ये अशोका के टाइम पर हमें मिलता है ठीक ठाक। अशोका का आप एडिक्ट है, एडिक्ट शायद 11-12, कुछ 12 में शायद ऐसा दिया हुआ है रिलीजन का, एक बार देख लेना, रॉक एडिक्ट। उसमें इस चीज़ का वो भी ऐसे ही बोलता था कि सभी का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी था। सेकुलरिज्म हमें, सेकुलर कहीं ना कहीं वहाँ सेकुलरिज्म आया हुआ है। तो इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सभी के लिए बराबर रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई अदर धर्म का है तो हम उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, चीजें नहीं हो रही, उस चीज को लेकर, नंबर वन। नंबर टू, इसमें कि रिलीजन के लिए एंड अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस ऑफ ए स्टेट फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वो चाहे जैसे हो, चाहे आप किसी भी टाइप से हो, और इसके लिए हमें कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है और हमें सपोर्ट करता है सेकुलर इथोस में, सेकुलर करेक्टर लाने में हमारी हेल्प करता है। कौन कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, 26, 27, 28। ये सारे आर्टिकल्स हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, और ये हमें सपोर्ट करता है, ये प्रोविजन हमारा सपोर्टेड सेकुलर इथोस में, हमें करेक्टर में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है लाने में, कि हम अपने ऊपर करेक्टर अपना बना लें ऐसा। और इसीलिए सरकार कभी ये नहीं कर सकती किसी एक धर्म के लिए करे काम, वो सभी को बराबर हर चीज़ देगी, इक्वालिटी का सीन रखेगी इसमें अपने साथ। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इसके साथ साथ केवल इतनी ही बात नहीं है, द स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा सेकुलरिज्म में, ये भी, द स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी ऑफिशियल रिलीजन, एनी ऑफिशियल रिलीजन, ध्यान रखना, स्टेट कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता एज ऑफिशियल रिलीजन कि ये मुस्लिम राज्य है, ऐसे नहीं, ये हिंदू राज्य है, ऐसा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। क्योंकि ऐसे अगर रिकॉग्नाइज हो गया
तो पंगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, पीसफुल नहीं रह जाएगा। सो इसमें एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट डाउन, द स्टेट डज नॉट, लिख लो इसको, रिकॉग्नाइज एनी ऑफिशियल रिलीजन, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं डिस्क्रिमिनेट। रीजन इज दैट, क्योंकि सेकुलर इंश्योर द पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, जितने भी रिलीजन है उनका सभी का एक साथ रहना, पीसफुली रहना इंश्योर करता है। इसलिए हम कोई इस ऑफिशियल रिलीजन को स्टेट नहीं, ऑफिशियल रिलीजन स्टेट नहीं बना सकते। इट मेंटेन अ नॉन रिलीजियस स्टांस with while respecting the diversity of faith in India। यही हमारा अनेकता में एकता का एक प्रतीक भी है, उसको वैल्यू को दिखाता है, चीजों को समझाता है। गेट इट? ये चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ इंडिया सेकुलरिज्म इंश्योर दैट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इंश्योर करता है ये हमें। इसके साथ साथ और भी चीजें ये हमें इंश्योर करता है। क्या क्या चीजें? नंबर वन इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इंश्योर करता है। नंबर टू, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड, डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड, किसी को धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा उसका रिलीजियस ग्राउंड। एंड मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस, कहाँ से? फ्रॉम द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से आप मेंटेन रखेंगे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, किसी को कोई परेशान नहीं कर, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से आप डिस्टेंस भी रखेंगे, मेंटेन रखेंगे इसको। And this framework has enabled India and a diverse and pluralistic society, एक यूनिटी दिखाता है, आपको होल्ड रख रहा है। और सेकुलरिज्म इन द फेस ऑफ चैलेंजेस सच एज कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। सो ये हमारे ऐसी चीज़ें हैं, सेकुलरिज्म इसका एक, जो ऐसी चैलेंजेस आती हैं कम्युनिटीज़ में, धर्मों में, उनका एक चेहरा है सेकुलरिज्म, कि देखो साथ रहा जा सकता है। ये सारी चीजें इसमें, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, दैट्स सेकुलर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक ये वर्ड आ गया। नेक्स्ट क्या था हमारा? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, व्हाट इज डेमोक्रेटिक वर्ड, कहाँ से, कैसे? डेमोक्रेटिक वर्ड इन द प्रियम्बल रिफर्स मींस, डेमोक्रेटिक का मतलब है कि आपका गवर्नेंस कैसा चल रहा है, आप उसमें आज़ादी है आपको कि नहीं है। गवर्नेंस मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रीडम छिन गई हो, डिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट थे अब डिपेंडेंट होने लगे, आपके ऊपर एक ऐसी अथॉरिटी जो गवर्नेंस आपको, आपको फ्रीडम में आपकी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब है आपको गवर्नेंस से, गवर्नेंस ऐसा कि आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, हर तरह की सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है हमारे यहाँ, होलिस्टिक अप्रोच है इसकी। और इस डेमोक्रेसी में आपको जस्टिस भी है, इस डेमोक्रेसी में आपको इक्वालिटी भी मिलेगा। प्रिंसिपल क्या है डेमोक्रेसी का मतलब, और डेमोक्रेटिक का मतलब है, डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पर है क्या है? प्रिंसिपल ऑफ, ये क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक अगर देखा जाए तो बेसिकली ये है डेमोक्रेटिक। ओके, ये सारी चीजें, तो इसमें आप एक लिख सकते हो। और इक्विटेबल है, इंक्लूसिव सोसाइटी है, इसमें एक इक्विटी है, फ्रेटर्निटी है, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। आप लिख लो, लिखना चाहो। द टर्म डेमोक्रेटिक इज द प्रियम्बल रिफर टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस।
of governance. Governance that embodies not only political democracy but also social and economic democracy. और इसमें होलिस्टिक अप्रोच क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जस्ट इक्विटेबल एंड एक्सक्लूसिव सोसाइटी। क्या है इसका पर्पस, एम क्या है इसका, अप्रोच क्या है इसकी? होलिस्टिक अप्रोच दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जस्ट इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। और उसके रूट कहाँ से आए हैं? यहाँ से, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है। हाँ, so ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगे। इसके बाद इसको हम नेक्स्ट पार्ट पे इसके चले, थोड़ा से इस वाले को डेमोक्रेटिक को कंप्लीट करके एजेंड करेंगे। काफ़ी थोड़ा लंबा चलेगा ये, एक दो दिन शायद में ले ठीक है। ये है। इसके बाद इंडिया डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव है किसका इन नेचर में? किससे नेचर में रिप्रेजेंटेटिव किस चीज़ का है? मतलब जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ पीपल रहते हैं, इन देश भारत के लोग रहते हैं, वी द पीपल, जो द पीपल ऑफ इंडिया है। तो पीपल एक्सरसाइज देयर सोवर्निटी थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हमने पहले डिस्कस किया है, सेंट्रल हो स्टेट लेवल पे हो। यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज एनरिचमेंट आर्टिकल 326 इंश्योर करता है एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू वोट रिगार्डलेस कास्ट, क्रीड एंड जेंडर एंड रिलीजन। ये भी हमें बताता है कौन सा? आर्टिकल 326 इस चीज को, आर्टिकल 326 इंश्योर करता है इस चीज को। समझना है आपको इसको थोड़ा सा। इसके बाद ये यहाँ पर कौन सी बेंच, इसको प्रेम्बल की अगर बात करें, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच लेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फंक्शन अंडर द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर। इंश्योर और ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। सारा घूम के लोगों के पास बात आ रही है। मतलब लोग क्या कर रहे हैं? लोग एक लोगों को चुन रहे हैं, पहले इलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट करने के बाद वो क्या उसमें चलाता है? वो एक लेजिस्लेचर से बनता है। उसके बाद वो अपनी मिनिस्ट्री बनाते हैं। और देश का हमारे वैसे भी प्रेसिडेंट को कौन सलाह देता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इनडायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही देश चला रहे हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लीड करते हैं ऐसी चीज प्रोग्राम्स को जो इससे डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो। और इसमें फंक्शन इनका कलेक्टिव साथ में मिलकर आता है। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेजिस्लेचर इंश्योर करेंगे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कि आपको ये अपने लोगों के लिए काम करना है। क्योंकि उनको कोई अलॉट भी तो करेगा, उनको कोई धमकी तो देगा, अदरवाइज आपकी सीट चली जाएगी। और प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये प्रेसिडेंट स्टेट का हेड है, वो हमारे सेंटर का है या देश का हेड है, और स्टेट का हेड आपका गवर्नर होता है। और ये दोनों काम का कैसे काम करते हैं, इनकी ड्यूटीज क्या है? एडवाइस किससे? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से है, रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो उन्हें एडवाइस देगा, ये आगे उसको यूज करेंगे, आगे उसमें अपने डिसीजन में यूज करेंगे, वो चीजें आ जाएंगी। ठीक है। की फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इंक्लूड होता है, की फीचर्स है कुछ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जैसे एमएलए एमपी आप बात करते हैं, इलेक्शन एट ऑल इंश्योर द गवर्नेंस रिफ्लेक्ट्स विल नॉट द विल ऑफ द पीपल। यानी आपको लोगों का ये है, ये दिखाता है कि लोग किसको चुन रहे हैं, फ्रीडम है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी, अकाउंटेबल होना चाहिए टू द लेजिस्लेचर इंश्योरिंग द चेक्स एंड बैलेंस। अगर ऐसा नहीं हो रहा, सरकार गिर सकती है कल के दिन। वो अलग है, आजकल तानाशाही चल गई है, वो अलग बात है। एंड लेजिस्लेटिव ओवरसाइट की अगर बात करें, तो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज, मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी एंड डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी। सत्यनिष्ठा को, लोकतंत्र की सत्यनिष्ठा को बनाए रखना, ट्रांसपेरेंसी रखना, मेंटेन रखना, ये बहुत बड़ी बात है।
तो इसी में बी आर अम्बेडकर ने बोला है कि जो पब्लिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मस्ट रेस्ट ऑन द बेड रॉक ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर डिस्कस किया है, नोट दिया है अपना। कॉन्स्टिट्यूशन इनविजन एंड egalitarian social order and economic justice for all। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इनविजन इनविजन्स एंड egalitarian egalitarian social order and economic justice for all। और सही में अगर डेमोक्रेसी देखा जाए और भी, कि इसमें से कुछ चीजें आपकी रखी जाएंगी जो फ्री रहेगा। यानी ट्रू डेमोक्रेसी थ्राइव्स व्हेन द वॉइसेस ऑफ ऑल आर हर्ड। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग बाहर आ रहे हैं, उनकी आवाज को आप सुनेंगे, और उनकी आवाज को जो मदद करने वाला है वो है मीडिया, फ्री मीडिया। आज की डेट में पेड मीडिया हो गया है, फ्री नहीं है। कंप्रोमाइज्ड मीडिया है, फ्री नहीं है। तो उस चीज में ऐसा था, द टू 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 डेमोक्रेसी क्या है? ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब है कि उनकी वॉइस उठाई जाएगी और उस वॉइस को सपोर्ट करने मीडिया आएगी। मीडिया, रोबस्ट सोसाइटी, सिविल सोसाइटी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है, रोबस्ट सिविल सोसाइटी भी थोड़ा है, लेकिन फ्री मीडिया है नहीं, ये नहीं है। तो ये चीजें हैं हमारे इसमें रखी गई थी इस चीज को लेकर। बाकी की आपकी रिपब्लिक का बाकी का जो पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस बाय टुमारो। हम उसको कल डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको पढ़िए, करिए, ठीक है। और हाँ, प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू भी देखना है इससे रिलेटेड, प्रीलिम्स के खास करके। नहीं आया क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और जो मैंने स्टडी विद मी करके मेरा स्टार्ट है, उसमें आपके रूम बन चुके हैं, सारी चीज़ें थी। अब इसका सब्सक्रिप्शन भी है, आप देख रहे होंगे आज नहीं, ये जूम का हटा नहीं है, ना हटेगा भी। सो उसमें हमने लॉन्ग टर्म के लिए कि आप पढ़ सकते हैं, अगर कुछ ऐसा है रूम पे अपने अपने आकर पढ़ लेंगे, स्टडी करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आई विल बी देयर एंड आई विल हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।